आज मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स बताने वाला हूँ। 3 गोल्डन टिप्स जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि यही गोल्डन टिप्स आपको सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई कराएंगे। अगर आपने इन तीनों को समझ लिया तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सबसे पहला गोल्डन टिप होता है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको जितने भी पोर्शन आपके एक क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, आप सबका टाइम मैनेजमेंट कीजिए। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको तीनों के लिए अलग अलग वर्क फ्रेम, टाइम फ्रेम डिवाइड करना होगा। आपको मैथ्स के लिए आप जो भी डिवाइड करना चाहें, जितने देर में आप एफिशिएंट है करने में। सपोज आपने मैथ में 15 मिनट्स लिया, इंग्लिश में 10 मिनट्स लिया, रीजनिंग में 15 मिनट्स लिया, तो आपको उसी 15 मिनट्स में एक प्रीवियस पेपर में से मैथ्स के पोर्शन को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो उस 15 मिनट में, आपको स्टॉप वॉच लगाइए या आपको जैसे करना हो वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही आपको सॉल्व करना है। एक बार आपकी जब हैबिट बन जाएगी 15 मिनट्स में करने की, तो आप उसी हिसाब से अपने एग्जाम में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर। दूसरा है कॉन्सेप्ट बेस्ड फोकस। कॉन्सेप्ट बेस्ड फोकस क्या है? आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ना कि उसके फॉर्मूले से आपको कोई मतलब होना चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ अपने माइंड से। बहुत कम पेन यूज किए हुए भी एग्जामिनर ये नहीं देखने वाला कि उन्होंने जो रफ शीट आपको दी अपने कितना पेज फिल किया है। उनको ये देखना है कि आपने टाइम मैनेजमेंट को कितने अच्छे तरीके से करते हुए आपने क्वेश्चंस को टिक करके आंसर दिया हुआ है। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस के राइट सिलेक्शन करने हैं, मतलब आपको जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हो आप उसको सॉल्व करते जाइए। कभी कभी ये भी होता है कि एग्जामिनर्स लगातार 3-4 क्वेश्चन अच्छे देने के बाद फिर वो ऐसे टफ क्वेश्चंस दे देता है कि आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपको वहाँ फंसना नहीं है, आपको क्वेश्चन स्किप करना है। अगर एक क्वेश्चन हो स्किप करना हो, 2 करना हो, 3 करना हो, कोई बात नहीं, आप उससे घबराइए मत। आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाइए। वापस जब आपके पास टाइम होगा फिर वापस आप आके उस क्वेश्चन को कीजिएगा, लेकिन आप उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाइए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेंडर मेंटर पे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में एवरेज की कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था, इस बार हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। इस छोटे से ट्रिक के साथ एवरेज के बहुत बड़े चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो सके। थैंक यू। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है तो औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी, तथा यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती है तो औसत आयु 32 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता तथा रीता की क्रमशः आयु क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो आंसर दिए हुए इसमें सबसे पहले आपका नाम दिएगा सीता का, देन गीता और रीता। ये तीनों की एज इनके नीचे जो भी आंसर होगा उसमें आएगी। प्रतिस्थापित करने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। इसका मतलब सीता प्लस गीता इज इक्वल टू इनकी टोटल एज कितनी होगी? 60। 60 क्यों होगी? क्योंकि सीता प्लस गीता बाई 2 होगा, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं। इज इक्वल टू 30 था तो बाई 2 है, यहाँ पे 2 इधर चला जाएगा तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर 2 इधर जाएगा, 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। उसी तरह से यदि रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है, अब सीता की जगह पे रीता आ गई प्लस गीता इज इक्वल टू 28। 28 इंटू 2 56। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती है, रीता अब गीता को रिप्लेस करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सीता प्लस रीता इज इक्वल टू 32 ईयर्स है तो 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप ये देखिए सीता प्लस गीता 60। देखिए फर्स्ट सीता है, सेकंड गीता है, तो इन दोनों को ऐड करने पे जहाँ पे 60 आ जाएगा वहाँ से हम आंसर अपना मैच कर सकते हैं। 40 प्लस 44 कभी 60 नहीं आएगा, 44 प्लस 40 ये भी 60 नहीं आएगा। 34 प्लस 26 यहाँ पे चांस है क्योंकि यहाँ पे 60 आ रहा है। चौथा ऑप्शन देखिए 30 प्लस 26 60 नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ आपका ये थर्ड वाला आंसर ही सही होगा।
आप फिर भी अगर चेक करना चाहें और आगे जाना चाहें अपना टाइम वेस्ट करके, तो आपको दिखा देता हूँ मैं इसको चेक कैसे करेंगे। रीता प्लस गीता 56, रीता प्लस गीता 56, ये वाला थर्ड वैल्यू रीता की है, सेकंड वैल्यू गीता की है, तो ये दोनों ऐड करके 56 आ रहा है। यहाँ से भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद सीता प्लस रीता इज इक्वल टू 64, ये सीता है और ये रीता है, तो 34 प्लस 30 अगर हम करेंगे तो 64 आएगा। यहाँ से भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। आपको हालांकि इतना दूर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखवा रहा, आपको सिर्फ उसका आंसर बताना है और आगे चलना है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, टोटल नंबर कितने हैं 50, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, इसमें 40% लड़कियां हैं। आप देखिए 50 का 40% कितना होगा 20, ये गर्ल्स हैं। तो लड़की और लड़कों दो लोगों की बात हुई है, तो जब लड़कियां 40% है तो बॉयज़ कितने होंगे, बचा हुआ 60% होंगे, 60% बॉयज़ होंगे, तो 60% इसका क्या हो जाएगा 50 का 30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 20 गर्ल्स हैं 30 बॉयज़ हैं। यहाँ पे लड़कों का औसत वजन दिया हुआ है, बॉयज़ का एवरेज वेट दिया हुआ है और लड़कियों का भी एवरेज वेट दिया हुआ है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा, यहाँ से बहुत ईजिली आप कर सकते हैं इसको। गर्ल्स 20 हैं, इनका एवरेज वेट दिया हुआ है 58, बॉयज़ आपके 30 हैं, इनका एवरेज वेट दिया हुआ है 62। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 58 इंटू 20 106 होगा, तो 1060 हो जाएगा। सॉरी 58 इंटू 20 58 इंटू 20 आपका हो जाएगा 116, तो 58 इंटू 20 1160 हो जाएगा। 62 इंटू 30 ये आपका हो जाएगा 63 ज़ा 180 और 2 3 ज़ा 6 1860। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इसको आप दोनों को। 0 2, यहाँ पे कैरी 1 बचेगा आपका, 0 फिर कैरी 1 हो जाएगा, 1 2 3 3020 आपका टोटल वेट इनका आ गया है। अब आपको एवरेज वेट बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, तो आप इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। 50 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट, ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, 0 लीजिए फिर 2 मिल जाएगा आपको। इसमें आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल जब आप लगाएंगे यहाँ पे तो आपको 0 हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा 60.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। आप यहाँ से लिखते चलिए आर प्लस 2 सी, राम प्लस 2 चाइल्ड है उसके, इज इक्वल टू 17। मल्टीप्लाई हम करेंगे किसका इससे, फिर डिवाइड में यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे राम सिंगल है और दो बच्चे हैं, ये दो हैं, ये दो हैं यहाँ पे, तो ये 2, मतलब टोटल 3 है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी 3 से ही करेंगे, तो इसका टोटल एज इनकी आ जाएगी 51। जबकि राम की पत्नी और उनकी बच्चों की आयु 16 वर्ष है। अब राम की वाइफ, राम्स वाइफ प्लस ये दो बच्चे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 3 लोग हैं तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16। अब आप देखिए तो राम्स वाइफ प्लस दो बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज 48। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि राम की आयु 33 वर्ष है, राम की आयु 33 वर्ष है, तो आप यहाँ से इस वाले इक्वेशन से आइए, राम की आयु 33 वर्ष है प्लस दो बच्चे हैं तो 2c इज इक्वल टू 51। तो दो बच्चों की एज क्या होगी, 51 माइनस 33 करेंगे आप, 51 माइनस 33 इज इक्वल टू 18। दो बच्चों की एज आपके पास 18 आ गई। आपको उसकी वाइफ की एज निकालनी है, तो बच्चों की एज कितनी है 18 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 48, राम्स वाइफ प्लस बच्चों की एज यहाँ पे, तो राम की वाइफ की एज निकल के आएगी, राम्स वाइफ इज इक्वल टू 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 30। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आप सिर्फ चाहे तो अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर लेते यहाँ पे 17 इंटू 3 कर देते आप,
51 यहाँ से हो जाता, यहाँ पे आप 16 इंटू 3 कर देते, 48 हो जाता। अब जब राम की आयु दी हुई तो 51 में से इसको माइनस कर देते आप, तो 18 आ जाता बच्चों की एज। जब बच्चों की एज 18 आ जाता तो इसमें से 18 माइनस कर देते, 30 आंसर आ जाता। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम में से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का नया औसत क्या होगा? आपको पता है परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, और अगर 36 रिजल्ट का एवरेज 18 है और सारे रिजल्ट्स में से 2 घटाया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब सारे में से 2 घटाया जाएगा तो फिर एवरेज तो सेम होगा। तो अगर 18 एवरेज उनका है, 18 में से 2 घटाया जाता है तो 16 एवरेज होगा नया। कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी के पेपर में, और स्टेट गवर्नमेंट के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको फंसाया जाए कि आप तो सोचेंगे कि एसएससी के पेपर में इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, जबकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जब यहाँ से 2 घटाया जा रहा है तो एवरेज सबका सेम हो जाएगा। तो 18 पहले था, सब में से 2 घटेगा तो वापस एवरेज 16 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज दी हुई है। उसके बाद उन 5 स्टूडेंट्स प्लस उनके 2 टीचर्स जो मैथ्स और साइंस के टीचर्स हैं, उन दोनों की एज प्लस जो 5 बच्चे थे, 5 स्टूडेंट्स थे उनकी, मतलब इन 7 पर्सन्स की एज आपको 30 दी हुई है। तो पहले 5 की एज देखिए कितनी दी हुई है, स्टूडेंट्स की एज कितनी है, 5 इंटू 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70। ये स्टूडेंट्स की एज हो जाएगी। अब आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स प्लस मैथ्स एंड, या प्लस कर लीजिए मैथ्स प्लस साइंस, इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है एवरेज एज। तो 30 दिया है तो 30 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 परसेंट है तो 30 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स की एज टोटल आपने निकाली हुई है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके एवरेज एज में 70 था ये, तो 70 प्लस मैथ्स प्लस साइंस इज इक्वल टू 210। तो मैथ्स प्लस साइंस के जो टीचर हैं उनकी टोटल एज आपको निकल के आ जाएगी 140, इसमें से 70 माइनस कर देंगे 210 में से। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है, मतलब अगर हम मैथ्स के जो टीचर हैं उनकी एज एक्स मान लें, तो साइंस के टीचर की एज क्या होगी, इनसे 6 वर्ष अधिक, मतलब एक्स प्लस 6 हो जाएगी, इज इक्वल टू 140। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 140, तो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 134, x इज इक्वल टू 134 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 2 6 ज़ा 12 एंड 2 7 ज़ा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 मेजें और 12 कुर्सियां ₹7800 में खरीदी हैं। 6 टेबल प्लस 12 चेयर इज इक्वल टू 7800। अब आपको क्वेश्चन में देखिए, यदि एक मेज की औसत ₹750 हो, अगर एक टेबल की आपको एवरेज दिया हुआ 750 रुपीज़ की एवरेज है एक टेबल की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक टेबल का एवरेज है तो मतलब सारे टेबल्स को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप टेबल की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 750 इंटू 6 टेबल्स थे इंटू 6 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 150, 150 इंटू 3 4500। मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपको 12 चेयर्स का हो जाएगा 7800, माइनस आपको ये 6 टेबल्स इधर लेके चले आइए। 6 टेबल्स की वैल्यू कितनी, 4500 इज इक्वल टू 3300, 3300 रुपये हो गया 12 चेयर्स की वैल्यू। तो एक चेयर की वैल्यू आपको निकल आएगी। कुर्सी का औसत मूल्य आपको बताना है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, जितने चेयर्स है नंबर ऑफ चेयर्स से डिवाइडेड बाई 12। आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 2 ज़ा 24
90, 12 7 जा 84, 60, 12 5 जा 60, ये आपका हो जाएगा 275, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च 1200 रुपये है। तो आप ये मान लीजिए कि 5 महीने खर्च करता है 1200 रुपये, 6000 रुपये इसका खर्च होता है फर्स्ट 5 मंथ्स में। अगले 7 महीनों में ये खर्च करता है 1300 रुपये, 1300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 9100। यदि उस वर्ष में 2900 की बचत करता है, 2900 की सेविंग है इसकी, तो आपको बताना है कि उसकी मासिक औसत आय कितनी है। ये ईयरली निकल गई, 5 महीनों का खर्च ये निकल गया उसका, 7 महीनों का खर्च ये निकल गया उसका, और उसकी सेविंग ये है। तो आपको पता है कि जब जो आपकी इनकम होगी, जो भी आपकी इनकम है वही आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर का सम होगा। मतलब अगर आप 10 रुपये का महीने की इनकम आपकी है, तो आप चाहे तो इसमें 4 रुपये खर्च करें, 6 रुपये बचा लें, आप चाहे तो 6 रुपये खर्च करें और 4 रुपये बचा लें। मतलब ये इनकम में से ही आपकी, ये दोनों का सम ही इनकम होता है। तो यहाँ पे इनका सम कर दीजिए टोटल, इनका सम करने पे आपका आएगा 000161729918, ये 18,000 रुपये इसका टोटल आ गया, इसकी इनकम आ गई। अब आप देखिए कि औसत आय बतानी है आपको, तो औसत आय ये आपको मासिक बतानी है, मासिक औसत आय। ये आपका ईयरली निकल गया, तो मंथली निकालने के लिए 18,000 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1500। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1500 आंसर आएगा, ये वाला इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में एक हिंट है, वो हिंट ये है कि आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सब में देखिए, सब में यहाँ पे 1200 में 2 जीरो है, 1300 में 2 जीरो है, और 2900 में भी 2 जीरो है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको 2 जीरो साइड कर देना है, इग्नोर कर दीजिए उसको कुछ टाइम के लिए, सिर्फ डायरेक्ट आंसर के टाइम पे उसको लाइएगा वापस। आप ऐसे कर लीजिए इसको, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, फिर आपका हो जाएगा 13 इंटू 7 मंथ्स इज इक्वल टू 91, और 29 आपकी सेविंग है। ये टोटल कर लीजिए 180 हो गया, 180 टोटल हो गया, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 15। अब आपको पता है कि आपने 2 जीरो नहीं लिया था, तो लास्ट में 2 जीरो इसमें ऐड कर दीजिए और आपका आंसर ये हो जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लंबे कैलकुलेशन से बच जाएंगे और यहीं पर आपका एग्ज़ाम में टाइम सेव होगा। यही ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, जो आपके एग्जाम में टाइम सेव कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो आप देखिए, इसमें 10 इनिंग्स हैं, 10 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना है 32, मतलब इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका एवरेज है, ये कितना हो जाएगा 320। अब आपसे पूछ रहा है कि वो अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 रन अधिक हो जाए, मतलब इसका एवरेज अब कितना होना चाहिए, 4 रन अधिक कर लेंगे तो इसका एवरेज 36 हो जाएगा। और ये पारी कितनी हो जाएगी, 10 पहले थी, ये नई पारी है, तो 11 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 इंटू 11 कर दीजिए, तो 36 10 टाइम्स करेंगे तो 360 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 1 बज रहा है, एक बार फिर से 36 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 का, तो 360 प्लस 36, 360 प्लस 36, ये आपका हो जाएगा 396। तो आप देख लीजिए उसको कितना रन चाहिए, इनका डिफरेंस देख लीजिए आप, 76 रन का डिफरेंस है इनका, तो आपको इसके लिए 76 आंसर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई भी पेन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं पेन लगा के बता दे रहा हूँ आपको। 15 का औसत 20 है, प्रथम 5 का औसत 18 है, फर्स्ट 5 का एवरेज आपका 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका कितना था 15 नंबर्स थे, इनका एवरेज था 20, तो ये टोटल 300 था। फर्स्ट 5 का 90 है, तो बचेगा 210 नंबर्स बचेंगे अब इसमें टोटल।
तो शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्या कितनी बची यहाँ से 15 माइनस 5 10 बची है। 10 का अगर 210 एवरेज है तो इसका 10 का अगर टोटल नंबर है 210 तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई पारी 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। आपको इसका एवरेज नहीं पता, बस ये पता है कि उसने इनिंग्स जो खेली थी वो 64 इनिंग्स खेली थी। उसकी 65वीं पारी या 65th इनिंग की पारी में उसे शून्य स्कोर पर आउट कर दिया जाता, मतलब इसका स्कोर 0 था। यहाँ पे कोई एवरेज से मतलब नहीं हो क्योंकि स्कोर 0 हो गया इस पारी का आपका। इससे उसकी औसत पारी पर 2 रन कम हो जाता है, औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। आप देखिए कि 65th इनिंग से कोई मतलब नहीं था, उसका एवरेज 2 रन कम हो जाता है, तो आपको उसका नया औसत बताना है। तो आप ये देखिए कि अगर इस इनिंग की वजह से उसका एवरेज 2 रन कम हो जाता है तो सारी इनिंग्स में से 2 रन कम हो जाएगा, तो 64 इंटू 2 कर दीजिए, 2 रन कम हो गया, इक्वल टू 128, ये उसका नया औसत आ जाएगा। यही आंसर है आपका। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत शॉर्टकट है ये सब। आप 10-15 सेकंड के अंदर सारे आंसर्स कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर ये देखने नहीं बैठा कि आपने कितने अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया है, वो ये देखने बैठा है कि आपने उसी टाइम लिमिट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए कि नहीं, अपने पासिंग मार्क्स के बराबर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए कि नहीं। आपको उनको रिसर्च पेपर करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ उनको ये दिखाना है कि आपको ये क्वेश्चन का ट्रिक पता है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस। ना कि आपको एग्जाम के बाद अगर आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है किसी भी बोर्ड में कहीं पे भी, तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया जाएगा, वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा ट्रिक के साथ।